हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वेक्टर्स के ऊपर एपिसोड नंबर 2 लेके आ गए। अगर आपको वेक्टर को जबरदस्त टाइप से फील करना है तो आपको एपिसोड नंबर 1 यानी कि इससे पहले वाला लेक्चर जो कि अपलोडेड है वो देखना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ आना चाहिए, तब आप इन टॉपिक्स को जबरदस्त फील कर पाएंगे। आज का जो लेक्चर प्लानर है वो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हम लोग इसमें 3 टाइप का एडिशन पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ। ये तीनों पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इस वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे 2 तरीके से। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इस फॉर्मूला के ऊपर, एक आसान वाला न्यूमेरिकल करेंगे और एक AIEEE में आया हुआ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं वेक्टर का एडिशन का नया तरीका सीखना क्यों है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना। तो देखो यहाँ हेडिंग क्या लिखा है, एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है, एडिशन और कंपोजिशन दोनों एक ही बात है। कहीं लिखा रहा है एडिशन या लिखा रहा है कंपोजिशन, दोनों का सेम मतलब है कि मतलब वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इस फॉर्मूला का ना एक और नाम है, इस फॉर्मूला का एक और नाम है जो शायद तुमको नहीं बताया गया होगा, NCERT में भी नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिक मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। एनालिटिक समझ रहा है, एनालिटिक मतलब इस फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का जरूरत क्यों पड़ा उसको थोड़ा देर हम बताएंगे उसके बाद। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब वेक्टर को ऐड करने का नया तरीका। अच्छा, एक बात समझना जरा मेरा, जैसे अगर तुमसे हम वेक्टर का डेफिनेशन पूछें तो जैसे मान लो कि मेरा करंट इस तरफ जा रहा है, करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर, तो क्या ये करंट को हम वेक्टर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये इस फॉर्मूला के हिसाब से ऐड नहीं होता है। मतलब तुम ऐसे नहीं कर सकता है I इज इक्वल्स टू, हाँ एग्जैक्टली, इसको ऐसे नहीं मान ले कि यहाँ से 2 करंट आ रहा है, ऐसे मान ले इधर से आया I1, इधर से आया मान ले I2। ठीक है, तो और तुम इसको ऐसे लिख लो, ऐसे बना ले थोड़ा, इसको ऐसे लिख लो। तो तुम ये यहाँ पर I1 I2 को यहाँ ये जो एंगल था उसके हिसाब से ऐड नहीं किया भाई, तुम इसको डायरेक्ट ऐड किया। कैसे ऐड किया, I1 प्लस I2, मतलब यहाँ से जो 2 करंट आया उसको तुम डायरेक्टली ऐड कर लिया I1 प्लस I2। लेकिन अगर तुम उसको इस तरीके से जोड़ती, यही वाले को I स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 कॉस थीटा, मतलब ये थीटा को इंक्लूड करके, तब हम लोग करंट को वेक्टर बोल सकते थे। लेकिन करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इस तरीके से उसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। रीजन उसका बता दिए है ना। एक बहुत कंफ्यूजन रहता है सबको कि सर करंट के पास तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरीके से मतलब फिजिक्स का नियम से उसको ऐड नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या है करंट। बोलो, करंट क्या है? स्केलर। ठीक है, अभी हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना, जिसके अंदर हम लोग को पढ़ना है 3 टाइप का एडिशन। 3 अलग अलग चीज है, 3 अलग अलग चीजें, अलग अलग नहीं बोलेंगे। देखो अभी हम मतलब बताते हैं जरा उसका थोड़ा। जैसे मान लो कि तुम कहीं पर काम करता था, ठीक है, कहीं पर तुम काम करता था, वहां तुमको काम करने में मजा नहीं आता था, क्योंकि तुमको वहां 8 घंटा बाबू काम करवाया जाता था। मतलब तुम काम 6 घंटा करता था और तुमको बाबू 2 घंटा ऐसे ही बेकार बेरोजगार जैसा बैठा दिया जाता था वहां पर कि हाँ थोड़ा देर आपको ऑफिस में भी रहना होगा, भले काम कुछ मत कीजिए लेकिन यहीं पर बैठिए। तो तुम उस वजह से वो काम छोड़ दिया, फिर तुम दूसरा जगह गया, वहां भी 8 ही घंटा काम करना था। ठीक है, वहां भी तुमको 8 ही घंटा काम करना था, तो वहां भी तेरे को 6 घंटा बैठा रहा था और 2 घंटा, मतलब बोले स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर से तुमको 2 घंटा वैसे ही बैठाने लगा। जैसे मतलब कि 6 घंटा काम करो, 2 घंटा बैठो, तो कुल मिला के बात तो वही हो गया। कुल मिला के कोई फायदा तो हुआ नहीं। हाँ, यहाँ थोड़ा सैलरी बढ़ गया था, लेकिन कुल मिला के अभी भी नुकसान वही है कि तुमको 2 घंटा बेरोजगार बैठना पड़ रहा है। तो कुल मिला के दोनों तो हाथ चाहे वही, मतलब हुआ हाथ चाहे इधर से पकड़ो, हाथ चाहे उधर से पकड़ो, भाई लड़की वही रहेगी। क्या, हाथ चाहे उधर से पकड़ो, हाथ चाहे उधर से पकड़ो, लड़की जो है वैसे ही रहेगी। खूबसूरत तो नहीं हो जाएगी ना देखने में, बस वही चीज़ है। यहाँ पर 3 लॉ है भाई। अभी हम लिखे थे ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसका 3 लॉ है। क्या क्या है? एक है वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन एक है जिसमें हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग एक सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ऐसे बना दे रहे, ठीक है, समझ जाएगा ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लिखते जाओ तुम लोग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा एक और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देख भाई, अभी तुमको बताए थे कि हम कोई काम ऐसा होता है ना जो कि सेम बात हो रहा है, बस तुम बाबू हाथ पहले उधर से पकड़ रहा था, अब किधर से पकड़ रहा है, काम सेम हो रहा है, बस हाथ तुम इधर उधर बस चेंज करके अपना, मतलब कि पोजीशन चेंज करके अपना हाथ पकड़ रहा है बस। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
इसमें देखो, इसमें ये क्या बोलता है कि हम लोग वेक्टर को ऐसे जोड़ते हैं, दो वेक्टर को जोड़ने का एक फॉर्मूला बताता है ये भी वही करता है, दो वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला बताता है, लेकिन आंसर दोनों से सेम आता है। और इससे हम कितना जोड़, देखो वेक्टर को जोड़ने का मतलब ये नहीं कि आलू इस प्याज जैसे जोड़ दिए 5 + 10 15, वैसे नहीं कर सकते हैं, कुछ एंगल वैंगल का भी मामला होता है, ये तुम लोग तो ये तो पता होगा तुम लोग, कुछ एंगल का भी मामला होता है। तो ये बोलता है ट्राइंगल लॉ, बोलता है हम दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। कितना वेक्टर को जोड़ सकते हैं? दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। ये भी बोलता है कि हम कितना वेक्टर को जोड़ सकते हैं? दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। अरे तो काम तो एक ही कर रहा है ना, बस थोड़ा देखने का तरीका अलग है, बाकी काम दोनों सेम कर रहा है। इससे भी दो वेक्टर जुड़ेगा, इससे भी दो वेक्टर जुड़ेगा, लेकिन इससे अगर दो से ज्यादा वेक्टर हुआ तो इससे हम लोग क्या कर पाएंगे? ऐड कर पाएंगे, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। तो इसीलिए 11th के अंदर हम लोग को ये दोनों पढ़ना है। इसके बारे में बताया जाएगा, इससे क्वेश्चन आया बहुत सारा IIT में इसके ऊपर, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर आया है क्वेश्चन। लेकिन इसमें इसका खासियत क्या है कि दो वेक्टर एंड मोर, दो से ज्यादा वेक्टर रहेगा उसको भी ये ऐड करके देगा। ठीक है, अभी इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कैसे ऐसा हो रहा है ना। अच्छा, वेक्टर का एडिशन कैसे होता है वो भी समझेंगे। चलो अब इसका एग्जांपल लेते हैं, ये वाला तीनों का, ये लिख लो जल्दी से। हम लोग बस ये समझते हैं कि ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, वेक्टर को देखो, पहले अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल लॉ है, हो गया ट्राइंगल नहीं हुआ है, क्या बात कर रहा है? हो गया दोस्त। नहीं, वो पाउस का बटन होता है उसको। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल, हाँ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ये कैसे इसमें हम लोग ऐड करते हैं। जैसे इसमें क्या है कि मान लो, पहले इसको समझ लो है क्या, उसके बाद लिखवाएंगे क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास दो फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर समझाए थे उस दिन पिछले बार। फ्री वेक्टर उसको बोलते हैं जो कि कहीं भी जिसको तुम मूव कर सकते हो। जैसे देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अच्छा, फ्री वेक्टर ये दोनों है, सिर्फ ये दोनों फ्री वेक्टर है। बाकी मेरे पास फिजिक्स में जितना वेक्टर होता है वो मैक्सिमम क्या होता है? फ्री वेक्टर होता है। सिर्फ एक ऐसा वेक्टर है जो कि फ्री वेक्टर नहीं होता है, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो ओरिजिन पे क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, तो ये ए और बी दो वेक्टर हैं। अब इन दोनों वेक्टर को हमको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। बोलेगा सर ऐड क्यों करना है? देख उसका रीजन बता रहे। देख यहाँ पर, जैसे मान ले भाई यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक क्या है? ब्लॉक। इस ब्लॉक पे एक जन ऐसे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया? 5 न्यूटन का। और एक जन और इधर से फोर्स लगाया 7 न्यूटन। ठीक है, अब तुम ये अलग से क्यों दिखाएगा इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, एक ब्लॉक बना दो और यहां पर क्या लिख दो? ये दोनों का मिला के नेट फोर्स। मतलब 5 + 7 कितना लिखेगा? वही तो गलत हो जाएगा ना, 5 + 7 12 नहीं लिख सकता, वही तो दिक्कत है इसमें। यहां पर वैसे कर लेगा, 5 + 7 12 यहां पर कर लेगा, लेकिन मान लो कि अगर जैसे यहां पर 5 + 7 12 लिखेगा तो सही है कि गलत है? सोच के बताओ जरा। है हाँ, लेकिन जो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको ऐसे ऐड करके लिख दिए वो गलत है तरीका। क्यों? क्योंकि ये तरीका तब फेल कर जाएगा बाबू जब ये ब्लॉक ऐसे ही रहेगा। मान ले भाई तू 7 न्यूटन ऐसे लगा रहा है, अब मान ले तू ऐसे लगाएगा 5 न्यूटन, तो क्या अभी भी 12 न्यूटन आएगा? नहीं। इस बार क्या हो रहा है? कुछ एंगल है ये दोनों के बीच में, तो ये एंगल के हिसाब से हमको फोर्स डिसाइड करना होगा। समझ रहा है? तो हम सोचे कि मतलब ये दो अलग अलग एरो क्यों दिखाएं, ये दो अलग अलग एरो क्यों दिखाएं? हम सोचे कि दो एरो दिखाने से अच्छा एक सिंगल एरो दिखा देंगे। मतलब इसको ऐसे बना देंगे, देखो ये ब्लॉक बना देंगे और यहां पर क्या करेंगे? एक सिंगल एरो दिखा देंगे। और ये जो सिंगल एरो दिखाएंगे इसका नाम क्या रखेंगे? रिजल्टेंट। क्या नाम रखेंगे इसका? जो कि इन दोनों से आ रहा है। समझ गया? तो वही ये बताता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो पहले ये दोनों वेक्टर को एक साथ अरेंज करना पड़ेगा। जैसे देखो ये लोग कैसे एक साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर, वैसे ही इसको एक साथ रखना पड़ेगा। कैसे एक साथ करेगा? कैसे एक साथ करेगा? ध्यान से देखना। अभी एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, देखते हैं उसका जवाब कौन देता है। ये बी है, ये बी है और ये ए है। अब ये ए को हमको बी के साथ कनेक्ट करना है। क्या अभी ये कनेक्टेड है? नहीं, कनेक्टेड तो नहीं, ये तो फ्री है। तो इस बी को ए के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? वेरी गुड, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग मतलब इसको पैरेलली शिफ्ट करके कहां पहुंचाएंगे? यहां पहुंचाएंगे, है ना। इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां पहुंचाएंगे, तो ऐसे पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां पर पहुंच जाएगा। ए वेक्टर, ए अभी दोनों में से किसी को भी कर सकती हो, तो यहां पर ए पहुंच गया। ठीक है, यहां पर ए पहुंच गया। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे कर दिया बाबू, अगर तुम इसको ऐसे कर दिया, बस गलत हो गया, यहीं पर गलत हो गया। ऐसे तुम कर दिया, यहीं पर गलत हो गया। दिस इज रॉन्ग। इस तरीके से करना गलत है। तो सर कैसे करना है? तब देखिए यहां पर ध्यान से, ऐसे नहीं करना है। समझ गया कैसे नहीं करना है? इसको यहां नहीं पहुंचाएंगे हम। बोलोगे सर क्यों नहीं पहुंचाएंगे? देखो बता रहे, ये बी वेक्टर सही है, इस ए को इस तरफ लेके जाओ। बोलोगे सर क्यों? इधर भी तो वही हो रहा है। नहीं, देखो हेड टू टेल भी ज्वाइन होता है और टेल टू हेड भी ज्वाइन होता है। हेड टू टेल ज्वाइन, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, हेड टू टेल ज्वाइन हो रहा है यहां पर। देखिए टेल और ये क्या है? हेड।
तुम टेल टेल भी ज्वाइन कर सकता है, वो भी सही है, वैसे भी वेक्टर को ऐड कर सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसका एक अपना तरीका है ऐड करने का, जो कि ये बोलता है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलाइए, फिर ये ऐसे एक वेक्टर एक ऐसे वेक्टर, दोनों को मिला के एक यहां पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, रिजल्टेंट। और देख एक चीज ध्यान से, तुम ध्यान से देखना, ये बी ऐसे और ए ऐसे और फिर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि इसका देख एरो उधर जा रहा है, तो इसका जो ऑर्डर है इन दोनों के ऑर्डर के अपोजिट ये नहीं है, इन दोनों का ऑर्डर ऐसे ऐसे है, लेकिन इसका उल्टा ऑर्डर है। इसी को बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कि अच्छा इसको तुम लिखेगा कैसे मैथमेटिकली, ऐसे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तरीका हुआ लिखने का ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, ठीक है। और इसी से फिर वो फॉर्मूला तक हम लोग पढ़ेंगे, आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पॉजिटिव, वहां तक पढ़ेंगे। तो तुमको एक बात समझ में आया कि दोनों वेक्टर का जो ये ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट है वो उसके क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। देखो ये रिजल्टेंट के जैसा लग रहा है तुमको, लग भी रहा होगा। देखो ये मान लो ऐसे गई तुम, फिर ऐसे गई, और ये क्या हो गया तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो बोल सकता है ना, ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी टाइप का लग रहा होगा ना। तो रिजल्टेंट इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट, नथिंग डिस्प्लेसमेंट, रिजल्ट और कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट है। बोलेगा सर हमको इसमें डाउट लग रहा है, डाउट का कोई बात नहीं, एकदम 100% जो रिजल्टेंट है उसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जितना तुम जहां से शुरू करता है जहां तक पहुंचता है, फिर एक लाइन खींच दो, जो मिलेगा उसको रिजल्टेंट बोलेगा। तो चलो इसका जो नियम है लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है ये स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछेगा इसका, है ना, सिर्फ मतलब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन तो आता है, लेकिन स्टेटमेंट भी पूछता है, तो स्टेटमेंट यहां लिख दे रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर, if two vectors are in the same order, then the resultant of these two vectors is represented, तुम लोग साथ साथ में लिखना, ठीक है, represented by opposite order, यही इसका नियम है। If two vectors are in the same order, then the resultant of these two vectors is represented by opposite order, उल्टा ऑर्डर से दिखाते हैं। अब हम लोग फिर बात करेंगे इसके बाद ये इसका थोड़ा डायग्राम के ऊपर, और ये वाला जो फॉर्मूला लिखे थे ना, ये वाला आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका प्रूफ भी करेंगे अभी हम लोग। और जितना न्यूमेरिकल है सब इसी फॉर्मूला के ऊपर दिया है, बस थोड़ा लॉजिक अलग अलग लगाया है, ठीक है, लिख लो। अब देख भाई इसका मतलब समझना, ठीक है। देखो इसका मतलब जो है ना सेम टू सेम है, जैसे पीछे तुम पढ़ा था, सेम वही बात बोल रहा है, इसमें कुछ नया नहीं, बस थोड़ा डायग्राम अलग बनेगा, पैरेललोग्राम रहेगा बस। देखो क्या बोल रहा है इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है जिसको हम रिप्रेजेंट किए, देखिए यहाँ पर बना के बताते हैं पहले, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बोला है कि मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर मान लो ये, इसको हम बोल रहे हैं ए, और दूसरा वेक्टर है मान लो इस ऐसे ये, और इसको हम बोल रहे हैं बी, ये दो वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को कैसे ज्वाइन किए इस बार, देखो कैसे ज्वाइन किए, दोनों का टेल ज्वाइन कर लिए, ठीक है, दोनों का इस बार टेल ज्वाइन कर लिए हम, एकदम टेल टू टेल, यहां दिख रहा होगा तुमको साफ साफ। तो अगर इन दोनों वेक्टर का हमको रिजल्टेंट दिखाना है तो कहां से दिखाएंगे इस बार, बीच से दिखाएंगे। कहां से दिखाएंगे, बीच से दिखाएंगे, ठीक है। और देखो तुमको पैरेललोग्राम यहां पर कंप्लीटेड दिख रहा होगा, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है कंप्लीट, थोड़ा थोड़ा पैरेललोग्राम जैसा लग रहा होगा, है ना, पैरेललोग्राम जैसा लग रहा होगा तुमको, ठीक है। ये देखो यहां पर इसका बीच से रिजल्टेंट निकलेगा, और फिर से तुम इस रिजल्टेंट को क्या लिखेगा, ऐसे करके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी टेंशन मत लो, एकदम डिटेल में बताएंगे इसके बारे कि कहां पर कैसे हुआ, क्यों यहां बीच से ही निकाला है, इस केस में सब बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर ये इस बार एंगल हो जाएगा थीटा, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा, पिछले बार भी एंगल था थीटा। और यहां पर तुमको ये साफ साफ क्या दिख रहा होगा, पैरेललोग्राम, बस यही बात ये बोलता है। तो काम तो वही हो रहा है ना, ए और बी को ही जोड़ रहा है ना, काम तो वही कर रहा है, बस थोड़ा डायग्रामिकली ये अलग दिख रहा है। अच्छा तुमको पता है ये जो तुमको पैरेललोग्राम दिख रहा है, इसी के अंदर ट्राइंगल लॉ भी है, पैरेललोग्राम के ही अंदर ट्राइंगल लॉ है। कैसे, अगर तुम इसको घसका के यहां पहुंचा दो तो ट्राइंगल लॉ नहीं हो जाएगा, तुम इसको यहां से पैरेलली शिफ्ट करके यहां पहुंचा दो, देखो इसको यहां से यहां पहुंचा दो, तो कैसे दिखेगा, यहां से यहां पहुंचने के बाद मतलब ऐसा दिखेगा, ये ए वेक्टर, हाँ टेल टू हेड ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये बी वेक्टर, और फिर इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आर, वही नहीं आएगा घूम के, देखिए रिजल्टेंट ऐसे ही यहां पर लिखा है रिजल्टेंट,
और ये जो बी है उसको इधर पहुंचा दिए, क्या किसमें? नहीं तो एंगल हम लोग फिर ये अलग जगह से मेजर कर लेंगे। इस पैरेललोग्राम लॉ में एंगल यहां से मेजर करते हैं, और जो ट्राइंगल लॉ है उसमें एंगल अलग जगह से मेजर करते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है। बस दोनों में एंगल को देखने का नजरिया अलग अलग है, बाकी आंसर काम दोनों में सेम हो रहा है। देखो यहां पर बताएं हम कैसे, ये पैरेललोग्राम लॉ, इसको यहां पैरेलली शिफ्ट करो, मतलब पैरेलली शिफ्ट करके यहां पहुंचा दो, तो ये बी और ए एकदम सेम हो जाएगा। तुम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकता है डायरेक्टली, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली जो भी दिक्कत हो, जहां पर भी पॉइंट आउट करना हो, सर ये ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, तो पूछ सकती हो, है ना, ठीक है। ये समझ आया? चलो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरा पे, तीसरा यानी कि पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा पॉलीगॉन लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं पॉलीगॉन। अच्छा पहले ये समझो कि ये दो लॉ था, यहाँ पर दो वेक्टर ऐड हो रहा है हमेशा, तीसरे का जरूरत कैसे पड़ा उसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये लिख लिया तुम लोग, बना लो इसको डायग्राम। चलो देखो 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 यहाँ पर ध्यान। पहले तुम समझो ये कि अभी तुम थोड़ा थोड़ा ट्राइंगल लॉ और ये समझ गया, ट्राइंगल लॉ पॉलीगॉन, उसमें क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं उसके बारे में बताया जाएगा डिटेल में, आंसर कैसे निकाल रहे हैं उसके बारे में बताया जाएगा। पहले अब तुम ये समझो कि पॉलीगॉन लॉ यानी कि हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि दो से ज्यादा वेक्टर होगा, उसके बारे में समझो पहले। देखो जैसे मान लो बाबू कि एक लड़की थी, इसका नाम था नहीं एंजल प्रिया, उसके बारे में बात करेंगे। दो लड़की है बाबू यहाँ पर, एक बहुत एकदम शरीफ, एकदम मतलब समझ लो कि बहुत ही शरीफ है, तुम्हारे तरह नहीं है ना, बहुत शरीफ लड़की है, उसका नाम है दो नाम हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। एक नाम ले लेते बाबू श्रेया, ठीक है, ये बहुत शरीफ है ना, बहुत शरीफ एकदम, स्कूल जाती है बाबू, और स्कूल से कहाँ आती है, घर, एकदम बहुत शरीफ। और दूसरी एक और लड़की जिसका नाम है बाबू एंजल प्रिया, क्या नाम है, एंजल प्रिया। अब बाबू जो श्रेया है उसका जो इंस्टाग्राम है उसमें मात्र मतलब 50 फॉलोअर है मात्र, ठीक है, और ये भी 11th में है और ये भी 11th में है। बाबू एंजल प्रिया का जो फॉलोअर है 76 पॉइंट इतना मतलब फॉलोअर है उसके पास, ठीक है, इतना 1000 फॉलोअर है उसका, ठीक है। अब है क्या, देखो सीन क्या है, समझो सीन समझो, ये सब समझाने का मतलब क्या है उस पर ध्यान दो भाई, तब ना मजा आएगा पढ़ने में। देखो अभी क्या है कि देखो श्रेया बाबू यहाँ से चलती है ना, ये यहाँ इस पॉइंट से चलती है, ऐसे जाती है बाबू, ठीक है, और ऐसे जाती है ना। तो ये कितना चली श्रेया, मान लो यहाँ अपना घर से निकली, यहाँ अपना घर से निकली और यहाँ पहुँच गई बाबू स्कूल, तो कितना दूर चली, उसको तुमको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रिजल्टेंट लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ किसके लिए बाबू, ये हुआ श्रेया के लिए, ये हुआ श्रेया के लिए। तो तुम इससे आराम से कर लेगा, यहाँ दो वेक्टर दिख रहा है ना, एक ऐसे गया, तो तुम इसको आराम से किससे कर लेगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब आते हैं हम लोग इसके बारे, एंजल प्रिया के बारे। एंजल प्रिया तो बड़ा खतरनाक है बाबू, इस घर से तो निकलती है वो, ऐसा नहीं कि घर से निकलती है, लेकिन स्कूल डायरेक्ट नहीं जाती है बाबू। देखो क्या करती है, जैसे मान लो वो घर से निकली यहाँ से, तो घर से निकलने के बाद बाबू इधर किसी से मिली, फिर इधर कोई उसका और कोई दूसरा बॉयफ्रेंड होगा उससे मिली, फिर बाबू इधर कोई दूसरा उसका जो बॉयफ्रेंड होगा उससे मिली, फिर ऐसे करके फिर इधर बाबू, मतलब बहुत सारा उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है, वो सब करके और यहाँ तक पहुँची। तो तुम इसको कैसे करेगा, ये काम इससे तो नहीं होगा ना, इससे तो उसका रिजल्टेंट तुम रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। वैसे ही फिजिक्स में बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे अगर हम एक एरोप्लेन का बात करें, तो एरोप्लेन ऐसे चल के फिर जरूरी नहीं ऐसे जाएगा, ऐसे चल के ऐसे जाके उधर जाके ऐसे जाके पूरा अपना डायरेक्शन चेंज कर करके चलेगा। वैसा न्यूमेरिकल्स आएगा हम लोग के पास, जिसमें एक डायरेक्शन नहीं होगा सिर्फ, मतलब कि ऐसे गया वैसे गया, दो डायरेक्शंस नहीं बताएगा, बहुत सारा डायरेक्शन होगा उसमें। तो उन मल्टीपल डायरेक्शंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों कितना वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ दो के बारे। यहाँ पर देख कितना है, 1 2 3 4 5 वेक्टर है यहाँ पर, कितना वेक्टर है यहाँ पर, 5 वेक्टर है। तो इसका रिजल्टेंट दिखा पाएंगे हम लोग, लेकिन अगर जैसे मान लो इसका रिजल्टेंट का बात किया जाए, तो कैसे तुम इसका रिजल्टेंट बनाएगा बताओ हमको। ये ऐसे मान लोगे, तो इसको कैसे ज्वाइन करेगा, ऐसे करके। तो मान लो ये एक वेक्टर ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, तो इसका ये रिजल्टेंट आएगा आर, ये रिजल्टेंट होगा इसका, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ है। हाँ, और भी हम नहीं, और भी बनेगा नहीं, और मतलब कि इसको दिखाएंगे हम कि इसमें समझो पहले एक मेरा बात, पॉलीगॉन लॉ और कुछ नहीं, ट्राइंगल लॉ ही है। बस फर्क इतना है कि पॉलीगॉन लॉ में तुमको इतना वेक्टर दिख रहा है और इसमें कितना दिख रहा है, 2। अच्छा, 2 वेक्टर को तो ऐड करने जानते हैं हम लोग, तो ये देखिए 2 वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट बनाएंगे, फिर ये 2 वेक्टर को ऐड करके ऐसे करके रिजल्टेंट बनाते जाएंगे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। समझते हैं कैसे होगा वो, ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते पहले। मतलब पॉलीगॉन लॉ का जरूरत क्यों पड़ा मालूम चला, एंजल प्रिया की वजह से। हाँ, वो उसका डायरेक्शन इधर उधर चेंज हो रहा था, इसीलिए हम लोग को ट्राइंगल लॉ का जरूरत पड़ा, ठीक है। चलो अभी ट्राइंगल लॉ का हम, मतलब पहले पॉलीगॉन लॉ का हम लोग समझते हैं अभी, ठीक है। आओ देखो यहाँ पर एक वर्ड पे ध्यान देना, देखो यहाँ पर पॉलीगॉन लॉ पे कैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ फ्री वेक्टर्स हैं
और ये भी फ्री वेक्टर है ना। तो इसको हम लोग देखो ऐसे अलाइन करेंगे, यहाँ पर एक वेक्टर लेंगे ए। अच्छा तुमको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि कितना वेक्टर है इसमें, 1 2 3 4, 4 वेक्टर है इसके अंदर, ठीक है? हाँ रिजल्टेंट तो वो भी वेक्टर होगा, लेकिन रिजल्टेंट तो सबका कॉम्बिनेशन होगा ना, वेक्टर तो एक्चुअली में कितना है 4, ठीक है। तो ये ए हुआ और यहाँ पर हम लोग बना लेंगे, यहाँ पर हम लोग बना लेंगे बी, ये बी वेक्टर हुआ। उसके बाद हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे सी वेक्टर को, उसके बाद किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डी वेक्टर को, ठीक है। किस तरफ, नहीं देखो समझो, पैरेलल शिफ्टिंग अभी हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, अभी तुमको हम ये समझा रहे हैं ना कि अगर जैसे फ्री वेक्टर्स हुआ कुछ भी, पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, उसको अरेंज करके पॉलीगॉन कैसे बना सकते हैं ये समझा रहे हैं अभी, समझा। बाकी पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट सही करना अगर 2 वेक्टर रहा तो, ऐसे पॉलीगॉन लॉ तुमको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आया उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तुम ये बोल रहे हैं कि पैरेलली शिफ्ट करके पहुंचाएंगे ना, जैसे इसका अगर बात किया जाए तो इसको ऐसे पहुंचाए, और इसको पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे पहुंचाए, और इसको पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे पहुंचाए, नहीं समझा। सी देख लो, आराम से देख लो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर को ऐसे पैरेलली शिफ्ट किया, कोई दिक्कत, देखो यहाँ पर बी वेक्टर बनाए। उसके बाद फिर ये जो सी वेक्टर था इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट किया, कौन, नहीं ये है बाबू, दिस इज सी वेक्टर, ये तो सी वेक्टर, कौन सा वेक्टर का साइन है ये सी वेक्टर, तुम क्या सी वेक्टर ऐसे सोच रहा है ये सी वेक्टर है, ये सी पे वेक्टर लगाए हम छोटा सा कि सी इज वेक्टर है, ऐसे सी वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे पैरेलली शिफ्ट करके यहां पर पहुंचा दिए, और ये जो डी वेक्टर है इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां पर पहुंचा दिए। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, वो कुछ रिजल्टेंट ऐसे आएगा क्या, रिजल्टेंट ऐसे आएगा, नहीं रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट को तुम अब क्या लिखेगा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, क्लियर एकदम, ठीक है। क्या बोल रहा है, हाँ बिल्कुल बोल सकता है, ठीक है। बस ये समझो कि अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। अब तुम थोड़ा डिटेल में देखना, डायग्राम आराम से देखना। अब यहां पर हम ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं, ठीक है, देखना कैसे, ये ए और बी है, इसके बीच में एक रिजल्टेंट आएगा, और इसको क्या लिखेगा तुम, ए प्लस बी, कोई दिक्कत, ए प्लस बी, देख यहां पर अब ये एक वेक्टर दिख रहा है और ये एक वेक्टर दिख रहा है, इन दोनों का भी तो यहां पर क्या आएगा, रिजल्टेंट, मतलब वो कुछ ऐसे आएगा, और इसको तुम क्या लिखोगे, बोलो बाबू, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर इस वेक्टर का और इस वेक्टर का एक रिजल्टेंट। हाँ सारा लॉ नहीं, मतलब कि यहां पर ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि 2 को जोड़ सकते हैं, तो देखो ये और ये को जोड़ के लिखे, फिर यहां पर ये एक वेक्टर, समझो इन दोनों को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर बन गया ना। जब 2 वेक्टर को जोड़ते हैं तो एक सिंगल वेक्टर मिलता है हमको, तो ये एक सिंगल वेक्टर मिल गया, इस सिंगल वेक्टर को इस सिंगल वेक्टर के साथ जोड़ के एक सिंगल वेक्टर मिल गया, फिर ये सिंगल जुड़ के क्या मिल जाएगा, एक और वेक्टर। नहीं आया समझ में? अब देखो क्या यहां पर ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक से देखना। देखो ये एक वेक्टर जिसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, और ये वेक्टर का डायरेक्शन कैसे है, इस तरफ, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो तुम बताना हमको जरा कि यहां क्या लिखोगी, जैसे ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, तो यहां क्या लिखोगी, यहां पर क्या लिखोगी आंसर इसका, ये वाला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर दोनों को ऐड, मतलब यहां बना देते, देखो यहां पर, ये देखो ये a प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही है ना, ये एक वेक्टर हुआ, ये वाला, और ये c कैसे है, c ऐसे है, सॉरी d है ना, ये c नहीं है, d ऐसे इस टाइप से। तो इसका रिजल्टेंट कैसे आया, ये आया रिजल्टेंट, जो कि कैसे है, अपोजिट ऑर्डर में दिख रहा है साफ साफ, देखो ये ऐसे गया ये ऐसे गया, लेकिन ये रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, क्लियर है। तो पॉलीगॉन लॉ इज नथिंग बट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके ऊपर, है ना। चलो एक चीज पहले छोटा सा बताना होगा, ये वाला जो फॉर्मूला था ना जिसको हम लोग लिख रहे थे अभी, फॉर्मूला जो है इसके अंदर, अच्छा इसका डेरिवेशन करना था ना, ये वाला फॉर्मूला का आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, करेंगे उसको हम लोग, पहले उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐसे भी लिखा रहता है इसको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। अब जैसे मान लो कि हम तुमको 2 वेक्टर देते हैं, यहां पर 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है ये ए मान लो, इसको मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं q, ठीक है, ये 2 वेक्टर p और q, और इस q का वैल्यू हम तुमको दे दिए 6 मीटर, और ये p का वैल्यू दे दिए, p का वैल्यू कितना होगा, ऊपर जा रहा है, कितना होगा इसका वैल्यू, 5 मीटर ले लेते हैं, चलो ठीक है, इसका वैल्यू 5 मीटर, ठीक।
और ये ऊपर जा रहा है, यानी कि किस तरफ जाएगा? अगर पी वेक्टर लिखना चाहे तो किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो 5 मीटर नॉर्थ। और ये वाला किस तरफ जा रहा है? ये वाला किस तरफ जा रहा है? 5 साउथ। 5 मीटर इस तरफ क्या होता है? ईस्ट होता है ना, ईस्ट होता है, ठीक है। तो 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट। अब तुमको जब बोलेंगे कि बताइए कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो तुम कैसे निकालेगा? ये फॉर्मूला से इसको लिखेगा क्या? या ये फॉर्मूला से नहीं, इसको तुम पाइथागोरस थ्योरम से भी बना सकता है। बोलेगा ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। क्या ये तुमको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा है? नहीं, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं है। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है नहीं है। देखो इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल यहां जुड़ा हुआ है, कहां ये ट्राइंगल लॉ है? ये तो तुम सिंपल इसको दो वेक्टर का टेल मिला के कर रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ, उससे भी हो सकता है। हाँ बोलो। इस वाले को, इसको ऐसे, हाँ वो भी कर सकता है। जैसे देखो ऐसे कर सकते हैं, इस Q को पैरेलली कहां शिफ्ट कर देंगे? ऊपर। तो अगर ऊपर पैरेलली शिफ्ट कर देंगे तो Q यहां पहुंच जाएगा। तो ये किसके ऐसा हो गया? अब पैरेललोग्राम लॉ के जैसे, ठीक है। लेकिन ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? साफ साफ 90 डिग्री दिख रहा होगा एंगल। तो तुम इसको ऐसे कर लो पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से तुम आर निकालेगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसे सिंपली हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बीच में 60 डिग्री एंगल आ जाए तब तो ये नहीं होगा, तब तो यही यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला का तुमको सिग्निफिकेंस आया जी समझ में? अगर मान लो कि ये दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री हो जाए तब तो इसी से बनेगा ना, क्योंकि थीटा पुट करने का ऑप्शन यही है। बाकी पाइथागोरस तब तक लगेगा जब एंगल कितना होगा। एक्चुअली तुम ये जो लगा रहा है ना, ये इसी को लगा रहा है अभी भी इस केस में, क्योंकि यहां पर तुम थीटा को कितना डाल रहा है? 90 डाल रहा है। तो 90 डालने पे ये टर्म 0 हो जा रहा है, तो यही वाला आ रहा है। मतलब लगा तुम इसी को रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहां पर 60 हो जाएगा तब तो ये जो तुम जिससे ऐड कर रहा है वो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया। वो समझ में आया फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस? हमको वही समझाना था बस, फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला के ऊपर है, कौन वाला? हाँ, ये मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालने के लिए। इससे वेक्टर का डायरेक्शन नहीं मालूम चलेगा इस वाले से, इससे खाली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब आर रिजल्टेंट। देखो यहां पर जो हम लिखेंगे पी और क्यू का वैल्यू, वो सिर्फ क्या लिखेंगे? 6 और 5। ये जो डायरेक्शन है उसको मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो ये इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर दो फोर्सेज है जिसका रेशियो दिया हुआ है, तो तुम लोग को एक चीज मालूम होगा कि जो रेशियो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना। तो जैसे मान लो कि एक फोर्स हम P मान ले और दूसरा फोर्स क्या मान ले? Q। तो P को हम क्या लिखेंगे? मान लो 3x, क्योंकि ये 3 दिया है तो 3 तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना है उसका, तो x लेके करेंगे। अच्छा, Q को क्या लिखेंगे? 5x। Q को लिखेंगे 5x। रिजल्टेंट कितना है? R दिया हुआ है 35 न्यूटन, ठीक है ना। अब यहां से तुम बोला है कि एंगल, अच्छा एंगल भी दिया है दोनों के बीच में 60 डिग्री। तुमसे पूछा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, मतलब ये P का एग्जैक्ट वैल्यू बताइए और Q का एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, दोनों का एग्जैक्ट आंसर। मतलब हमको क्या निकालना है? x निकालना है ना आदित्य, हमको x निकालना है, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बोलो? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos 60, ठीक है। तो ये हम लोग r को लिखेंगे 35। अच्छा, ये स्क्वायर को कहां भेज देंगे? इधर भेज देंगे, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या लिखेगा तुम? P का वैल्यू लिखेगा 3x। तो 3x का स्क्वायर कितना होगा? 9x स्क्वायर। Q का वैल्यू कितना लिखोगी? 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू P का वैल्यू ये 3x इंटू 5x, तो 15x स्क्वायर होगा ना बाबू। P और Q दोनों मल्टीप्लाई होगा, 15x स्क्वायर होगा ना। ये x भी तो मल्टीप्लाई होगा, यहां पर डालोगी तो। नहीं समझी? तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर। और cos 60 कितना होता है? 1/2। तो cos 60 को हम लोग डाल दिए 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा फिर? रूट अंडर 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर, कितना होगा ऐड करके तीनों को? ये हुआ तुम्हारा 49x स्क्वायर है ना। 49x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35। कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही करना था आदर्श, डायरेक्ट, ठीक है। हो गया ना। तो कितना आंसर है बताओ? आंसर हाँ हाँ, वेरी गुड, सही है। तो यहां से फिर हो जाएगा 35 इज इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हो जाएगा ये 7x। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 5। x कितना आ जाएगा यहां से? 5। कोई दिक्कत है? अब ये 5 आ गया तो P और Q ऐसे ही निकल गया फिर। तो P को तुम क्या लिखेगा? P को लिखेगा तुम 3, यहां पर 5 डालेगा तो कितना होगा? 15 न्यूटन। और Q को क्या लिखेगा? 25 न्यूटन,
ठीक है, ये दोनों आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूला के ऊपर, है ना, जो तुम्हारा स्कूल में भी आया था तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में था, इसको सॉल्व करके बताए थे हम। ठीक है, चलो देखते हो बना पाता है कि नहीं। उसमें बोला है कि थीटा निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए बोला है। ठीक है, चलो बना के दिखाओ। हाँ, इसमें बोला है कि टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। क्या मतलब इसका? हाँ, व्हाट इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोला, तुम लोग बनाओ पहले, हम नहीं बताएंगे। बन जाएगा ये कि चलो बता ही देते हैं। देखो यहां बोला है कि जैसे एक वेक्टर है P, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है Q, और इसके बीच से क्या निकालेगा? R। लेकिन खास बात ये है कि टू इक्वल फोर्सेस, मतलब ये P और Q आपस में क्या है? बराबर। याद करो हम एक ब्लॉक वाला एग्जांपल दिए थे कि 5 न्यूटन लगा रहे हैं, 7 लगा रहे हैं। इस बार 5 और 7 नहीं, दोनों क्या लग रहा है? 5 5, और उसका आंसर भी सेम आएगा, मतलब रिजल्टेंट भी बराबर आएगा। ये एक ही स्पेशल केस में होता है, मतलब P बराबर Q बराबर R, मतलब तीनों बराबर है आपस में। गजब, मतलब रिजल्टेंट भी सेम आ रहा है। तो तुमसे पूछा है ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो बताइए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेगा? यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या लिखेगा इसको? आर स्क्वायर। अच्छा, इन सब को हम लोग एक काम करते हैं, z अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं? z। ठीक है, तो यहां पर ये होगा तो यहां पर ये r कितना है? z, तो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू, p को भी कितना लिखेगा? z स्क्वायर, और इसको भी लिखेगा z स्क्वायर। ठीक है, z को थोड़ा स्टाइल से हम लोग लिखते हैं, है ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखता होगा z को। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा प्लस 2, p के जगह क्या डालेगा? z, और q के जगह पर क्या डालेगा? z। तो z कितना होगा? z स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेगा? cos थीटा, जो कि निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम ठीक से देखो, ये ऐड होगा कितना हो जाएगा? 2z स्क्वायर, 4 नहीं होगा बाबू, 2z स्क्वायर cos थीटा, और यहाँ पर भी z स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 2z स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो कॉमन जाके हो जाएगा 2z स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा? 1 प्लस cos थीटा। अब जो बाबू थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, बायो वाला नहीं है, उसके लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं, मजाक से बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख के यहाँ पर दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। कितना होता है 1 प्लस कॉस थीटा का? नहीं, कॉस के टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? सोच लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अभी सही है। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? ठीक है, लेकिन यहां तो थीटा है दोस्त, 2 थीटा तो नहीं है यहां पर, इसको बना लेंगे 2 थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहां पर 2 है तो यहां पर थीटा होता है, ले लो, समझ गया? ये कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब यहां पर देखो, हम यहां पर इसको z ऐसे लिखेंगे। अच्छा देख यहां ध्यान से, यहां से कुछ कट रहा है भाई, हाँ कट तो रहा है, देखिए z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 होगा, ये वाला 2 नीचे ले आए। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगी? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बहुत जंगली और निहायती जो निकम्मा आदमी होता है वो लोग बोलता है सर ये 2 काट देते हैं। अरे भाई ये एंगल है, एंगल और ये कैसे कट जाएगा? ठीक है, जब से हम पढ़ा रहे तब से सर ये 2 काट देते हैं। यहां पर बायो और मैथ्स का बात नहीं, जो भी हो वो काटने ही पहले चाहता है ये 2। ठीक है 2 और यहां पर 2। ठीक है, अब ये 2 जब नीचे जाएगा तो कितना होगा? 4, तो हो जाएगा यहां पर 1/4 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां पर ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो रूट अंडर 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा? सॉरी क्या कर रहे हैं हम, 4 होगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है लिखना, चलेगा। तो इसका अब तुम इसको आगे कैसे करेगा बाबू? थीटा निकालना था, प्लस माइनस करने बोल रहा है, कर लो कोई दिक्कत नहीं, उससे लो प्लस माइनस लगा दो, लो प्लस माइनस, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बताओ बाबू इसका आंसर क्या होगा? थीटा पूछा है तुमसे, कौन बताएगा थीटा? चलो हाँ बोलो। क्यों? हाँ बिल्कुल, तो अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग को पता है कि cos 60 डिग्री 1/2 होता है,
तो अगर थीटा को 120 डाल दें तो 120/2 कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि यहां पर थीटा कितना होना चाहिए 120 डिग्री। ठीक है, हिट एंड ट्रायल 120 डालेंगे तो 120/2 कितना आएगा 60, तो cos 60 कितना होगा 1/2, तो ये आंसर होगा। समझ में आया? ये क्लियर है भाई तुम लोगों को? ठीक है, तुम लोग आदित्य, तुम लोगों को सबको क्लियर है ये? ठीक है, इसको लिख लो, लिखो इसको, लिखो, ये लिखो। हाँ, तो ठीक है गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।